हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे और टॉपिक चल रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके 3 डायग्राम राहुल सर ने आप लोगों को बताए थे। M1 मास और M2 मास के 2 बॉल्स ली थी आपस में। जब वो आपस में क्या होती है, कोलाइड होती है, यानी कि उनका जो कोलाइजन होता है, आपस में टक्कर होती है, तो उनका जो इनिशियल वेलोसिटी है U1 वेक्टर और U2 वेक्टर वो फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर में। तो वीडियो को इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। और ये कुछ इस तरीके के 3 फिगर बताए थे। M1 M2 मास के हो गए, 2 बॉल्स हो गई, U1 वेक्टर U2 वेक्टर, ठीक है। जब इनका कोलाइजन होता है, फिगर 2 में यहाँ पर दे दिया मैंने फिगर 2, ठीक है। और ये नीचे हो गया फिगर 3, ठीक है। इनकी टक्कर में M1 M2 मास की 2 बॉल्स टक्कर आपस में कोलाइड होती है। F12 वेक्टर फोर्स और F21 वेक्टर, नीचे इनिशियल वेलोसिटी B1 वेक्टर और B2 वेक्टर में फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने लिखवाया था द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय M1 विल बी, ठीक है। यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। द इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड F12 वेक्टर डेल्टा टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये देखिए चेंज इन मोमेंटम। क्या है ये? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? इक्वल टू M1 V1 वेक्टर माइनस M2 V2 वेक्टर। इज दैट क्लियर? तो क्या लिखा? M1 V1 वेक्टर, ठीक है। एक सेकेंड, ये F12 है ना, तो M1 V1 वेक्टर तो सही है, माइनस M1 U1 वेक्टर हो जाएगा। मतलब फाइनल जो पहला फिगर है उस फिगर में देखिए फाइनल जो वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी किसी 1 बॉल के लिए, ठीक है। 1 बॉल का मास है, ये भी M1 ये भी M1, ये B1 वेक्टर फाइनल वेलोसिटी है और फर्स्ट बॉल की, और ये इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दी। अब आगे लिखिए, नीचे एक लाइन का गैप दे करके द इम्पल्स, क्या लिखोगे? द इम्पल्स experienced EXPERIENCD experienced by M2, ओके, will be, आगे देखिए M2 will be क्या हो जाएगा? नीचे देखिए F21 वेक्टर डेल्टा टी इक्वस टू F21 वेक्टर डेल्टा टी इक्वस टू क्या जाएगा? वही लिखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो आप इसमें क्या करेंगे? M2 B2 सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, ओके। माइनस M2 U2 वेक्टर नीचे लिखिए। अब देखिए जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है, नीचे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन वाला है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं? F12 इक्वस टू, क्या लिख सकते हो? F12 वेक्टर इक्वस टू, वेक्टर लगा दिया F21 वेक्टर और माइनस लगा देना और इस पर भी वेक्टर। इज दैट क्लियर? F12 वेक्टर इक्वस टू माइनस F21 वेक्टर। चले नीचे लिखिए एक लाइन का गैप देकर के सो। अब देखिए यहाँ पर कितने इम्पल्स है? 2। तो क्या लिखेंगे हम? सो टू इम्पल्सेस। अब आपको बता दूं इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स एक प्रकार का फोर्स होता है जो किसी बॉडी पर एक्ट करता है, ठीक है। और इम्पल्स किसका प्रोडक्ट होता है? फोर्स और उसमें लगे टाइम ड्यूरेशन का। इम्पल्स मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो आप लिख लीजिए। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइंग फोर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या टाइम ड्यूरेशन आप बोल सकते हो, ओके। तो देखिए 2 इम्पल्सेज है यहाँ पर गिवन, आपको दिए हुए 2 इम्पल्सेज गिवन आप लिखिए सो 2 इम्पल्सेज गिवन। अब जो ऊपर दिए गए हैं ये वाले अबव आर रिलेटेड,
जो ऊपर ये रिलेशन दिया गया है इसको मैं लिख रहा हूँ रिलेटेड एज, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। किस तरीके से रिलेट करूंगा, नीचे देखिएगा मैं किस तरीके से रिलेट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए F12 है तो M1 B1 में से पहले तो माइनस कर दीजिए M1 B1 वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर, इज दैट क्लियर, इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो गया F किसका 1 2 का, इक्वल्स टू, अब माइनस लगाइए, ठीक है, ये माइनस F21 का, ब्रैकेट में लिखिए M2 B2 वेक्टर माइनस M1 M2 B2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर, इज दैट क्लियर। देख लीजिए ध्यान से, गलत मत देखना, M1 B1 वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर, ये फर्स्ट बॉल का हो गया, इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस के 2 बने तो M2 V2 वेक्टर माइनस M2 U2 वेक्टर। ओके, अब आप क्या करिए, माइनस है इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लिखिए M1 B1 वेक्टर माइनस M1 U1 वेक्टर इक्वल्स टू, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस M2 V2 वेक्टर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस M2 U2 वेक्टर। अब देखिए ये माइनस वाला है उसको ट्रांसफर कर दीजिए, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, M1 लिखिएगा और M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर, ये हो गया एक तरफ, M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखिएगा, M1 B1 वेक्टर प्लस M2 B2 वेक्टर, इज दैट क्लियर। और इसे आप कर दीजिए बॉक्स में क्लोज, इज दैट क्लियर, इसे कर दीजिए आप बॉक्स में बंद, ये आपका फाइनल आ गया। तो क्या आया, जल्दी देखिए, M1 U1 वेक्टर प्लस M2 U2 वेक्टर इक्वल्स टू M1 B1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, ये किसके इक्वल आ गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ये बिफोर कोलाइजन है, ये आफ्टर कोलाइजन। तो लिखिएगा नीचे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइजन, यानी कि भिड़ंत से पहले हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू बराबर करिए टोटल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, ठीक है। तो मोमेंटम बिफोर कोलाइजन इक्वल हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, इज दैट क्लियर। अब देखिए एग्जांपल्स बताएंगे राहुल सर, एग्जाम्पल्स पे आ जाइए। अब इसके एग्जाम्पल्स आप लिखिए कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं, सुना होगा बुलेट फायर करते हैं जब हम गन से, तो गन क्या होती है, रिकॉइल होती है, यानी कि गन क्या करती है, यूं बोल सकते हैं कि गन पीछे की तरफ किक मारती है। कभी बंदूक चलाने वाले क्या करते हैं, जब बंदूक को पकड़ते हैं तो उनके हाथ पर क्या लगता है, पुश मतलब धक्का लगता है। तो आप लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग डालिएगा व्हेन, इसमें थोड़ा सा लिखूंगा ज्यादा नहीं, व्हेन बुलेट इज फायर्ड, BULLET, बुलेट इज फायर्ड, FIRED, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। जो हिंदी में बोला है राहुल सर ने उसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, कॉमा लगा करके लिखें, द गन गिव्स ए किक, KICK, किक का मतलब पीछे की तरफ धक्का देना, द गन गिव्स ए किक इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, इज दैट क्लियर। अंडरलाइन कर दें, डैश लगा दें आगे। तो आगे देखिए गन किस तरीके से धक्का देती है, तो आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम किसका, गन का, तो लिखिएगा टोटल मोमेंटम ऑफ गन
गन का जो टोटल मोमेंटम और बुलेट का, एंड बुलेट बिफोर, जल्दी बोलिए। तो यानी कि टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आफ्टर फायरिंग, टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। इज दैट क्लियर? आया समझ में? यानी कि हम मान लें कि मास ऑफ गन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम मान लीजिए, ठीक है, और बुलेट ये तो लिख दीजिए आप कैपिटल एम, कॉमा मास ऑफ बुलेट, नीचे की लाइन में लिखने हैं ये, मास ऑफ गन कैपिटल एम और बुलेट का मास मान लीजिए स्मॉल एम। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए। तो दोनों की क्या हो जाएगी, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है, बोथ आर रेस्ट कंडीशन, नीचे लिखिए बोथ आर, यानी कि दोनों ही, ठीक है, बोथ आर, डायरेक्ट लिख दीजिए आप बोथ आर, ठीक है, यानी कि गन और बुलेट, ठीक है, एट रेस्ट, ब्रैकेट में लिखना चाहे गन एंड बुलेट, दोनों हो गए, गन एंड बुलेट दोनों रेस्ट कंडीशन में। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज, इसका मतलब क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम, ठीक है, कैपिटल एम इंटू वी, ये हो गया फाइनल, प्लस स्मॉल एम इंटू वी, ठीक है, ये कैपिटल वी लिख दिया, फिर स्मॉल बी लिखना है, ये कैपिटल बी वेक्टर है, ये स्मॉल बी वेक्टर है, ध्यान रखना। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या, कैपिटल बी वेक्टर अगर निकाले हम, कैपिटल बी वेक्टर, ये कैपिटल एम कैपिटल बी है, ये स्मॉल एम स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के स्मॉल एम, ध्यान रखना ये स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, बी वेक्टर निकालना है तो क्या कीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए माइनस के एम, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल बी वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलिए जी, यानी कि नेगेटिव साइन किसको शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है, हेयर नीचे लिख सकते हैं, हेयर द नेगेटिव साइन, हेयर द नेगेटिव साइन शोज दैट, ठीक है, नेगेटिव साइन किसको शो करता है, जल्दी बोलिए, कि कैपिटल बी वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर। तो क्या लिखा राहुल सर ने, कैपिटल बी वेक्टर एंड स्मॉल बी वेक्टर किस कंडीशन में या किस डायरेक्शन में, आर इन अपोजिट, OPPOSITE, अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? चलो जी सेकंड एग्जांपल पे आ जाइए। सेकंड एग्जांपल की हेडिंग डाले, ठीक है, 2 लाइन का गैप दे करके सेकंड एग्जांपल की हेडिंग डालिएगा आप लोग कि फायरिंग करते हैं बुलेट से तो गन को क्या है, टाइटली पकड़ा जाता है। अब कभी आपने देखा होगा कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, ठीक है, और ये कहावत भी है, दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए। तो इसमें लिखिए वाइल फायरिंग ए बुलेट, जब फायरिंग, FIRING, वाइल फायरिंग ए बुलेट, द गन मस्ट बी, द गन मस्ट, MUST मस्ट बी, गन को क्या किया जाता है, हेल्ड, यानी कि पकड़ा जाता है, HLD हेल्ड टाइटली, TIGHTLY, हेल्ड टाइटली, ठीक है, टू द शोल्डर, SHOULDER। इज दैट क्लियर? तो वाइल फायरिंग ए बुलेट द गन मस्ट बी हेल्ड टाइटली, ठीक है, टू द शोल्डर, क्योंकि क्या होगा, टू मतलब शोल्डर पर रखने से क्या होगा, उसका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये एग्जांपल ये, क्योंकि उसका क्या होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, शोल्डर अगर टाइटली नहीं पकड़ेंगे तो हमारा हर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप लोग क्या लिख सकते हो, लिखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा आगे, बिकॉज अगर आप टाइटली नहीं रखेंगे, बिकॉज ऑफ द गिवन लिख सकते हैं रिकॉइल, RECOIL, रिकॉइल का मतलब होता है एक तरीके से धक्का देना, बिकॉज ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी, किसकी, क्योंकि गन चलाओगे आप लोग या फिर जो भी गन चलाने वाला है तो वो क्या गन धक्का देगी, ऑफ द गन,
गन से अगर फायरिंग करोगे तो गन पीछे की तरफ धक्का देगी, हमारा जो शोल्डर है वो हर्ट हो सकता है। कॉमा लगा के लिखें द शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर क्या हो सकता है, मे गेट हर्ट, चोटिल हो सकता है। इज दैट क्लियर? फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलें, थर्ड पे। थर्ड हेडिंग डालिए रॉकेट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि रॉकेट किस पर वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अंडरलाइन करके डैश लगाइए। एच फ्यूल, FUEL लिखिएगा आगे, कि रॉकेट जब हम रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसके पीछे निकलने वाली जो ब्रंट गैसेज है, जो जलने वाली गैस है उसके पीछे निकलती है, तो वो उसको क्या है ऊपर की तरफ मूव करती है, और ब्रंट गैसेज जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो लिखिएगा एज फ्यूल इन रॉकेट अंडरगोज, UNDERGOS, अंडरगोज कंबशन, द ब्रंट गैसेज BURNT, ब्रंट गैसेज लीव, LEAV, लीव द बॉडी ऑफ रॉकेट विद ए लार्ज वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फुल स्टॉप। इट मे बी पॉइंटेड आउट that rocket propulsion, PROPULSION, propulsion is an application of law of conservation of momentum to a situation, SITUATION, to a situation in which the mass of system goes on changing। इससे क्या है, मास चेंज होता रहता है, goes on changing। आगे चलें, आगे देखिएगा, goes on changing, आगे लिखिएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, इफ एन एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट जब ओपन स्पेस में जाता है, इन ओपन स्पेस, SPACE, ठीक है, ओपन स्पेस में जाते हैं तो क्या होता है, वो जब स्पेसशिप, मतलब ओपन स्पेसशिप की बात करें, जब वो चाहता है कि वो वापस आए, ठीक है, वांट्स टू रिटर्न, RETURN, वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेस, SPACE, स्पेसशिप, वो चाहता है कि वो अपने स्पेसशिप के वापस आए, तो वो क्या करेगा, ही कैन डू, क्या कर सकता है वो, मतलब वो क्या करेगा, जब भी स्पेसशिप के अंदर ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा तो क्या होगा, इन मतलब किसी भी डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या है, थ्रो करने की वजह से ही कैन डू सो बाय, ठीक है। आगे लिखिएगा throwing, THROWING, throwing something, SOOMETHING, ठीक है। he can do so by throwing something in a, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट बोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, OPPOSITE, अपोजिट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अपोजिट डायरेक्शन टू डेट इन। इससे क्या होगा, जब वो ऑब्जेक्ट को फेंकेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में से क्या होगा, स्पेसशिप क्या होगा, मूव करेगा, मतलब अपोजिट वही है, एक्शन रिएक्शन का है, मतलब उससे टोटल मास उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इससे क्या होगा, इन विच द शिप, SHIP, इन विच द शिप, जो स्पेसशिप बोल सकते हैं या स्पेसशिप ही लिख दीजिए पूरा, द स्पेसशिप, SPACE स्पेसशिप क्या होगा, इससे मूव करने लग जाएगा, एज मूविंग, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्पेसशिप मूवमेंट पर। अगले टॉपिक पर आ जाइए, फाइनली लास्ट टॉपिक पर, ठीक है, वो है आप लोगों के मूविंग के बाद दो लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाले बीचों बीच, इम्पल्स या साइड में डाल सकते हैं। इम्पल्स क्या होता है, एक फोर्स जो बॉडी पर लगता है उसका प्रोडक्ट होता है, यानी कि इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, जो कि लगने वाला जो फोर्स है उसका कितना टाइम ड्यूरेशन है। तो इसमें लिखिएगा इम्पल्स, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इम्पल्स, ठीक है। क्या लिखा आपने, इम्पल्स। किसी भी फोर्स की बात करें, किसी भी फोर्स का यदि इम्पल्स निकालना हो, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग ऑन आ बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स है, फोर्स काम कर रहा है और उसका इम्पल्स निकालना है, वो किसके बराबर होगा और क्या होगा, इज द प्रोडक्ट, PRODUCT, यानी कि मल्टीप्लीकेशन होगा, किसका होगा,
ऑफ द फोर्स, एक एक लाइन में क्लियर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स का और किसका, टाइम का, एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स, जिस पर मतलब कौन सा टाइम, वो वाला टाइम जो कि ये बॉडी पर एक्ट करता है, इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। यानी कि इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स का इम्पल्स है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी। तो नीचे लिख सकते हैं इम्पल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई, जल्दी बोलिए, टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हो, टाइम ड्यूरेशन। इज दैट क्लियर। तो इधर लिखिएगा फोर्स मल्टीप्लीकेशन टाइम ड्यूरेशन, लिख दिया, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन। ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम यही होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा मोमेंटम, P इक्वल टू एम बी, चेंज इन मोमेंटम। इज दैट क्लियर। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट का, अब मैं कोई मान रहा हूं, सपोज कर रहा हूं कि स्मॉल m इक्वल टू क्या है, मास ऑफ द बॉडी, समझे आप, यदि आपको दिया हुआ हो, ठीक है। u क्या हो, लिखिएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, v क्या है, लिखिएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। m हो गया, u हो गया, v हो गया। अब आ जाइए t क्या है आप लोगों के, टाइम। तो ये 4 थिंग्स आपको दी हुई है, मास ऑफ बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। देन हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे चलिएगा, देन लिखिएगा कैपिटल में I इक्वल टू कैपिटल में F मल्टीप्लाई बाई T। तो क्या लिखा, I इक्वल टू F इंटू टी, यानी कि F इंटू टी यानी कि फोर्स जो लगा है और टाइम ड्यूरेशन। I का मतलब इम्पल्स, I का मतलब इम्पल्स, F का मतलब फोर्स और T का मतलब टाइम। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, M इक्वल टू एम बी माइनस एम यू लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम लिखवाया था अभी जस्ट, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। यहां पर आप क्या ले लीजिए, m कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में हो गया b माइनस यू। ये हो गया क्लियर, पता है आपको, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या है, लिखिएगा F इंटू टी, ये मैंने लिखवा रखा है। तो I इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, m ब्रैकेट में b माइनस यू, क्योंकि तीनों इक्वेशन इक्वल है, तीनों इक्वेशन देख लीजिए सब आपस में इक्वल है, तो फाइनली ये लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज। इज दैट क्लियर। अब यहां लिखिए यूनिट ऑफ इम्पल्स, लास्ट एंड फाइनल है, यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की यूनिट पर आ जाइए आप लोग। इम्पल्स की जो यूनिट होती है, तो नीचे लिखिएगा यूनिट ऑफ इम्पल्स, IMPULSE। ये किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला लगा दीजिए, यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर। तो नीचे लिखिएगा यूनिट ऑफ इम्पल्स इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, यूनिट ऑफ मास, ठीक है, यूनिट ऑफ मास इनटू, एक और हो सकती है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ये रहा मास और वेलोसिटी, ये तो हो गया फोर्स और टाइम की यूनिट से ले लिया मैंने, और ये मास और वेलोसिटी की यूनिट से ले लिया। तो SI यूनिट ऑफ इम्पल्स, स्टार लगा करके लिखिएगा, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की SI यूनिट क्या होगी, जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट, जल्दी बताइए। फोर्स की हो गई न्यूटन इंटू सेकेंड। इज दैट क्लियर। न्यूटन इंटू सेकेंड तो SI यूनिट हो गई इसकी, ठीक है। और आ जाइए, नॉर्मली यूनिट निकालोगे तो किलोग्राम, मास की किलोग्राम, ठीक है। और एक्सीलरेशन F इक्वल टू एम होता है, तो किलोग्राम इंटू मास इंटू पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। आया समझ में। तो फाइनली क्या हो गई, SI यूनिट
क्या लिख सकते हैं इम्पल्स की ऐसा यूनिट, जल्दी बोलिए, किलोग्राम इनटू मास पर सेकेंड। एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसा आया समझ में नहीं आया। इम्पल्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, ये फोर्स की और ये हो गया टाइम की। अब देखिए फोर्स F इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ma होता है। तो देखिए m का मतलब मास की यूनिट किलोग्राम, a का मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम का सेकंड, इनको मल्टीप्लाई किया तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड आ गया। इसको कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, ये हो गई आपकी इम्पल्स की यूनिट, ठीक है। स्टार लगा दीजिए और स्टार लगा करके आगे देखिए, यहां पर आके चैप्टर आपके जो 8 है ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है, चैप्टर ये फिनिश होता है। चैप्टर 9 सॉरी चैप्टर 8 तो मोशन था, चैप्टर 9 ये फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ही कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। इम्पल्स के लास्ट यूनिट ऑफ इम्पल्स पर आके चैप्टर 9 फिनिश होता है। इसके आगे चलते हैं, फिर चलते हैं बुक क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस EXPERIENC experiences a net zero external EXTERNA external, ठीक है, a net zero external unbalanced force UNBALANCE unbalanced force full stop। इसके बाद लिखिएगा, is it possible for the object to be traveling with TRAVELLING traveling with non zero velocity, इज दैट क्लियर। आगे लिखिएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स आगे कह रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट, ये कह रहा है इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। इफ यस यदि हाँ है तो स्टेट द conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity question mark। if आगे लिखिएगा, नो प्रोवाइड ए रीजन, कोई भी रीजन प्रोवाइड, यदि है तो बताइए और नहीं है तो उसका कारण दीजिए, ठीक है। तो देखिए आंसर पे क्या चलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू, अब न्यूटन के 3 लॉ है तो फर्स्ट लॉ से इसका आंसर दिया जाएगा। वो कैसे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बताया जाता है कि कोई भी नेट, अगर फोर्स की बात करें, एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती, नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद, आगे लिखिएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, फुल स्टॉप। इसके आगे लिखिएगा कांस्टेंट वेलोसिटी फुल स्टॉप। इसके आगे लिखिए, सो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी कॉमा व्हेन इट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स द, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी तो आगे लिखिएगा फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी, और जो लगने वाली फोर्स के कारण वेलोसिटी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज सेम एज द, ठीक है, बिगिनिंग, यानी कि सेम एज, डायरेक्शन सेम होगा एज इन द बिगिनिंग, BEGINING, बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग में होगा वही रहेगा इन द बिगिनिंग। आगे का क्वेश्चन लिखिए, व्हेन ए कारपेट, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लाइन का गैप देकर के लिखिए, व्हेन ए कारपेट, CARPET, कारपेट, व्हेन ए कारपेट इज बीटेड विद ए स्टिक
कॉमा लगा लिखे डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन है, आंसर लिखिएगा व्हेन ए कारपेट इज बीटेड विद ए स्टिक, जब कारपेट को बीट किया जाता है लकड़ी से, द फाइबर्स ऑफ द कारपेट कम इन मोशन एंड हैंस मूव फॉरवर्ड, FORWARD, फुल स्टॉप। द डस्ट पार्टिकल रिमेन, जो डस्ट के पार्टिकल है वो रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू, कॉमा लगा लिखे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देयरफॉर दे फॉल डाउन, इसके कारण वो गिर जाते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।